हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था पार्ट वन जिसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में रीड किया था। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, कि कुछ ऐसी प्रोसेस जो केमिकल चेंजेस हैं जो उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो जब आपको केमिकल चेंज का ही नहीं पता होगा तो आपको थोड़ा आज का टॉपिक करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 5.3.1 में रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब क्या होता है? जंग लगना। ठीक है, इन द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि लोहे को जंग लगने में, विच यू स्टडीड इन द चैप्टर, आपने जो चैप्टर किया था ना, वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का जो वर्ड, उसमें आपने रीड किया था कि हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई आपके पास आयरन की चीज़ें होती है, जैसे ये आयरन नेल है, ठीक है, लोहे की कील है, ठीक है, तो इसमें ना थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, जिसको हम क्या कह देते हैं? रस्ट कहते हैं। ठीक है, रस्ट का मतलब जंग लगने से है। दस रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अब रस्टिंग भी क्या है? एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले जो हमारी आयरन नेल थी, लोहे की कील थी, उसका कलर कैसा होता है? ऐसा तो नहीं होता, पर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, इसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन सा कलर आ जाता है, कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? कोई ना कोई चेंज हुआ है, न्यू सब्सटेंस हमें फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, और जो ये इसमें इसका जो कलर चेंज हुआ है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। क्योंकि जब भी हमारा जो आयरन है, लोहा है, ठीक है, जब भी हमारा आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और क्या है, वाटर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने पर क्या होगा कि इनके कांटेक्ट में आने पर ये क्या बना देता है, ये आयरन ऑक्साइड की लेयर बना देता है। ठीक है, उसकी लेयर बना देगा, आयरन ऑक्साइड की लेयर को बना देता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जब भी आयरन ऑक्साइड या जो भी लोहे को जंग लगता है, ठीक है, वो क्यों होता है, या उस टाइम पे कौन सी लेयर बनती है, तो आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये Fe2O3 आपका क्या है? आयरन ऑक्साइड है। 3.2 combustion. Let us recall the burning of a magnesium ribbon learned in the chapter The World of Metal and Non-Metals. आइए हम रिकॉल करते हैं जो हमने लेसन वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में आपने मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग की बात की थी ना। तो कैन यू प्रिडिक्ट इफ दिस इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज? तो क्या आप बता सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? When the magnesium ribbon is burned, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, जब वो बर्न होता है, तो क्या होता है? न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है जो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। सो वी सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। और इसीलिए मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग से क्या हुआ? ये केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ है तो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला है, और न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन किस में होती है? केमिकल चेंज में होती है। We observed that heat and light are also produced along with the formation of a new substance in this reaction. और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमें न्यू सब्सटेंस मिला है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके साथ साथ हमें हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हुई है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो उसको हम इस तरीके से इक्वेशन की हेल्प से शो कर सकते हैं। ये हमारा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, हमने जैसे ले लिया मैग्नीशियम रिबन, और उसके बाद हमने इसको क्या किया? बर्न किया। और बर्न करने के लिए हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया। तो जब ये बर्न हुआ तो उसने एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन की है, जो क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO होता है। प्लस में इसने क्या किया? हीट और
लाइट को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस के साथ साथ हीट और लाइट की भी फॉर्मेशन हुई है। A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या करे, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करे। ठीक है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंबशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबशन। और वो सब्सटेंसेस जो इस कंबशन होते हैं, ठीक है, रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबशिबल सब्सटेंस। उन्हें हम क्या कहेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एक्सेट्रा आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। लेट अस फाइंड आउट whether the presence of oxygen is essential for combustion। आइए देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है ना, मतलब कि ऑक्सीजन का क्यों होना जरूरी है हमारा कंबशन के लिए। तो इसे हम देखते हैं एक्टिविटी 5.5, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। प्लेस टू आइडेंटिकल कैंडल्स ऑन टू सेपरेट पेट्री डिशेस एंड लाइट देम। हमें क्या करने हैं, दो क्या लेने हैं, कैंडल लेने हैं। ठीक है, सेम कैंडल लेना है और उनको अलग अलग पेट्री डिश में हमने रख दिया और उनको फिर हमने लाइट कर दिया, जला लिया। कवर वन ऑफ दीज विद आ ग्लास टम्बलर एज शोन इन फिगर 5.6। और क्या करना है, टू ग्लासेस हैं बट हमने वन ग्लास को क्या करना है, ऐसे एक उल्टा ग्लास करना है ना, उसे कवर कर देना है। What happens to the candle flames in the two cases। तो दोनों केसेस में क्या हुआ आप खुद से देख सकते हैं। जिस जिस कैंडल के ऊपर हमने ग्लास टम्बलर से क्या किया हुआ था, कवर किया था, वो कैंडल बुझ चुकी है और दूसरी कैंडल क्या है, वो जल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से, वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड। हमने ऑब्जर्व किया जो कैंडल कवर नहीं थी वो क्या था, वो कंटिन्यू जल रही थी, जबकि द कैंडल दैट वाज कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर, और जो कैंडल को हमने कांच के ग्लास से, है ना, जो ग्लास टम्बलर से हमने कवर किया था, उसने जलना स्टॉप कर दिया कुछ टाइम के बाद। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। Says the candle covered by the glass tumbler doesn't have a continuous supply of air। देखो हमने क्या किया था, जो कैंडल को हमने ग्लास टम्बलर से कवर कर दिया था उसको एयर की सप्लाई नहीं हो पाई, मतलब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। द फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश्ड सून, और इसलिए वो जो फ्लेम थी, जो कैंडल थी जल रही थी, वो जल्दी ही बुझ जाती है। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबशन इज ऑक्सीजन। और जो क्या कंपोनेंट था जो कि सपोर्ट कर रहा था उसको बर्निंग के लिए, वो क्या था, हमारा ऑक्सीजन था। दिस कैन बी confirmed by the presence of carbon dioxide in this glass tumbler inverted on the candle। और इसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी CO2 की प्रेजेंस की वजह से, जो हमने टम्बलर को कैंडल के ऊपर इन्वर्ट किया था। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसने कहा है कि आप कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, भी ऐसा हमें कैसे पता कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था। You can test the carbon dioxide gas by adding a small amount of lime water in the petri dish। हम टेस्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम क्या करें, थोड़ी से अमाउंट में लाइम वाटर को लें और उसको पेट्री डिश में रख दें। यू विल नोटिस दैट इट टर्न्स मिल्की। तो हम क्या देखते हैं कि वो मिल्की सा हो जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली थी, ये किससे मिली थी, ये हमें कार्बन से मिली थी, मतलब ठीक है, बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स, वैक्स से, और जो ऑक्सीजन थी वो एयर से। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है किसके लिए, कंबशन के लिए।
साइंस एंड सोसाइटी। इफ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी पर्सन के कपड़ों पर आग लग जाए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो क्या अच्छा तरीका है कि आप उस आग को बुझा सके। ठीक है, अगर कपड़ों पर आग लगी हो तो आपको क्या करना है, रैप अ ब्लैंकेट, आपने ब्लैंकेट लेना है, कंबल लेना है। ठीक है, तो कंबल को आपने क्या कर देना, या रैप कर देना अपने ब्लैंकेट को और क्लॉथ अराउंड द पर्सन, जिस पर्सन के कपड़ों पर आग लगी है उसके अराउंड आपने क्या करना है, ब्लैंकेट से रैप कर देना है। दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ये क्या करेगा, एयर की सप्लाई को कट कर देगा, कम कर देगा। एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और आग क्या है, बुझ जाएगी। क्वेश्चन, सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लॉथ शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट अ फायर, कि हमें सावधानी रखनी है कि कभी भी अगर ऐसे आग लगी है कपड़ों में तो आप कभी भी जो ब्लैंकेट होगा वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंथेटिक ब्लैंकेट का यूज नहीं करेंगे आप आग को बुझाने के लिए, एज दिस कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन, क्योंकि सिंथेटिक ब्लैंकेट जल्दी मेल्ट हो जाएगा और वो क्या है, स्किन के साथ चिपक जाता है। ठीक है, स्किन से स्टिक हो जाता है, इसीलिए आपको सिंथेटिक ब्लैंकेट का यूज नहीं करना। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, nature's wonders, you might have seen some insects emitting light in a garden, कि आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं गार्डन में, है ना, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और आप फील्ड इन लेट इवनिंग, लेट इवनिंग के टाइम मतलब नाइट टाइम में आप देख सकते हो, है ना। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायर फ्लाइज, इन इंसेक्ट्स को हम फायर फ्लाइज कहते हैं। एंड दियर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल चेंज, इनकी लाइट प्रोड्यूस होती है एक केमिकल चेंज की वजह से, है ना, इनमें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट, ये लाइट तो प्रोड्यूस करेंगे बट हीट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, और इस तरीके से जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट की प्रोडक्शन करते हैं इन्हें हम कहेंगे बायोलुमिनिसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन, कि क्या जो एयर हमारे पास है क्या वो कंबशन के लिए इनफ है। वी लर्न अबव दैट combustible substances and oxygen are necessary for combustion, कि हमने लर्न किया है, ठीक है, कि जो कोई भी क्या है, combustible substances और ऑक्सीजन है वो जरूरी है combustion के लिए। We also know that paper is a combustible substance, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो पेपर है वो क्या है, हमारा combustible substance है। बट we can keep it in the air for any length of time, पर हम इसे एयर में रख सकते हैं किसी भी टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर, बिना आग पकड़े भी। What else is needed to start combustion, और ऐसा क्या है, क्या चीज जरूरी है कंबशन को स्टार्ट करने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट दिस, आइए हम इसे देखते हैं। एक्टिविटी 5.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन, आपको क्या ध्यान रखना है, परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट, कि जब भी आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको अपने टीचर या किसी एडल्ट, किसी बड़े की प्रेजेंस में एक्टिविटी करनी है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे खुद से ही करने लग जाते हैं तो कई बार वही है कि उनको देखो खतरा भी हो सकता है ना, हम ऐसे ही आपको नहीं करना है ये। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स चिमटे के पेड़ के साथ आपने, ठीक है, एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैस्टिक, और माचिस की तिल्ली ली, ठीक है, मतलब आपने इसको जलाया। तो आप क्या देखते हो, पेपर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप पकड़ लेगा। डू वी से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस, तो आप कह सकते हैं। अब देखो मान के चलो आपने खाली पेपर लिया है और मैच स्टिक लिया है, क्या पेपर खुद से बर्न हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपको अगर बर्निंग की प्रोसेस करनी है तो आपको फायर की ज़रूरत है, फायर का होना ज़रूरी है। अब सेकंड में हमने क्या किया, आपने दूसरा पेपर का पीस लिया, ठीक है, यहाँ पे आपको ना मैच स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेकंड एक्टिविटी में। ठीक है, डायग्राम में देखते रहना। यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया और एक पेपर ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास फोकस द सन रेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट,
आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को इस तरीके से रखना है कि इसके ऊपर क्या है कि जो भी आपकी सनलाइट है ना, सनलाइट क्या है कि इसके ऊपर क्या है बने, ठीक है। सनलाइट एक बिल्कुल वहां पे उसका फोकस हो, ठीक है, और एक ब्राइट स्पॉट सा बना दे, ऐसे कुछ होल टाइप से में बन जाएगा, ठीक है। होल्ड इट फॉर सम टाइम, आपने इसको कुछ टाइम के लिए करके रखना है। तो देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपने यहाँ पे मैच स्टिक का यूज नहीं करना है। वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट्स टू एमिट स्मोक, आप क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद कि जो पेपर है ना, जो पेपर लिया था, ये आपका क्या है बर्न होना शुरू हो जाएगा, इसमें से धुआं निकलना शुरू होगा और धीरे धीरे क्या करेगा, आग पकड़ना शुरू कर देगा। Thus we find that a substance can burn even without fire। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस बर्न हो सकता है विदाउट फायर के, ठीक है। क्योंकि देखो इस एक्टिविटी में हमने कहीं पे भी क्या बोलते हैं मैचस्टिक का यूज नहीं किया था, है ना। इसमें हमने मैचस्टिक का यूज नहीं किया, ठीक है। और जो ऊपर ये एक्टिविटी की थी, इस एक्टिविटी में तो पिछली एक्टिविटी में तो हमने मैचस्टिक का यूज किया था, पर इसमें जस्ट आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का ही यूज किया है। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इन, ऐसा कैसे हुआ, खुद से कैसे पेपर बर्न होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है खुद से कैसे बर्न हो गया पेपर। फोकसिंग सनरेज ऑन द पेपर हीट्स इट, देखो आपने क्या किया था, जब सनलाइट को एक ही जगह फोकस किया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को इसके ऊपर इस तरीके से लिया कि सारा का सारा जो भी सन रेज है, ठीक है, वो उस पेपर पे एक पॉइंट पे जाए। जैसे मान लो एक पॉइंट पे यहाँ पे उसकी सारी की सारी सन रेज फॉल कर रही थी। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेस विद टाइम, अब आपने एक ही पॉइंट पे सन रेज को एक ही पॉइंट पे किया हुआ है अगर फोकस, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होएगा, वो गर्म होता रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, कुछ टाइम के बाद पेपर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो क्या करेगा, वो बर्न करना शुरू कर देगा। दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, और वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, उसे हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। कम से कम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर ले, उसे हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। इम्पोर्टेंट है ये आपकी डेफिनेशन, और यही आपके कंसेप्ट आगे जाके 8th स्टैंडर्ड में भी आपके पास आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइटेड मैचस्टिक वाज ऑलरेडी हायर देन, जो टेम्परेचर है मैचस्टिक का, ठीक है, जो हमने माचिस की तिल्ली का यूज किया था जलाने के लिए, वो क्या था, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था इग्निशन पेपर के इग्निशियन टेम्परेचर से, इसीलिए उसने बहुत जल्दी आग को पकड़ लिया। तो अब इन एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, सो वी कैन conclude that for the combustion process to occur there are three requirements, कि हम conclude निकाल सकते हैं कि combustion process को होने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। तो वो क्या है, फर्स्ट है a combustible substance also called fuel, एक तो हमें combustible substance चाहिए जिसे हम fuel कहेंगे, दूसरा है ऑक्सीजन, और थर्ड है heat that allows the fuel to reach its ignition टेम्परेचर, और हमें हीट चाहिए, ठीक है, जो क्या करे, अलो करे फ्यूल को कि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है आपके पास, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस, कि क्या एक ही प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल चेंज हो सकता है। What changes take place when a candle is lit? Let us explore। जब आप कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको अब ये बताना है, क्या दोनों की दोनों फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एक साथ हो सकती हैं। एक्टिविटी 5.7, थिंक पेयर एंड शेयर। आपको जैसा दिखाई दे रहा है डायग्राम में, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल, कि जो कैंडल बर्न कर रहा है, ठीक है, वो क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अब हर एक बच्चे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे बॉय है,
ये क्या कह रहा है, द वैक्स मेल्ट एंड एवेपोरेट, कि जब कैंडल बर्न हो रही है, ठीक है, इसका जो ये वैक्स होता है, मोम है, ये मेल्ट होकर इवेपोरेट हो जाएगा। फिर सेकंड ने क्या कहा, आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ये कह रही कि मुझे लगता है कि ये वैक्स है वो जल जाएगी और नया सब्सटेंस आपको मिलेगा। फिर थर्ड कह रहा है, मे बी द विक ड्रॉज ऑफ द लिक्विड वैक्स, कि जो विक है, जो इसकी बत्ती है, ठीक है, वो लिक्विड वैक्स में हो जाएगी। वैक्स मेल्ट, वैक्स है जो मोम है मेल्ट हो जाएगी, फ्लो होएगी, मतलब आपने देखा होगा ना कैंडल जब पिघलनी शुरू करती है उसकी वैक्स है ना, तो वो फ्लो करना शुरू कर देता है और जम जाता है, सोलिडिफाइड हो जाता है अलग अलग शेप में। फिर अगली कह रही मे भी शायद ऐसा हो सकता है। तो सब ये सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग जो अपनी एनालाइज के बाद मतलब उन्होंने बातें कही हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या होगा जब भी कैंडल क्या होता है, बर्न करता है, क्या चेंज होगा उसमें। द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट, कि जो कैंडल है उसकी वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है, इज कैरिड अप द वीक एंड वेपोरेट, और वो वेपोरेट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम, ठीक है, वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स, और जब क्या है कि जो वेपर है किसके, वैक्स के, ठीक है, जब वो बर्न करेगा तो वो एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है, आग जलनी शुरू होती है जब। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स है वो मेल्ट होगा, इट्स सॉलिडिफिकेशन, वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। एंड वेपोरेशन और फिजिकल चेंज, और वो वेपोरेट होगा, तो ये सभी चीजें क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड, और जब बर्निंग हुआ है वो आपका केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज, क्योंकि देखो जब वैक्स मेल्ट हुआ, ठीक है, मेल्ट होने के बाद वो दोबारा उसी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, उसका सिर्फ शेप और साइज चेंज होता है। बट जब बर्निंग हुई है, ठीक है, वो केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें आपको न्यू सब्सटेंस मिलेगा। दिस शो दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, इससे हमें पता चलता है कि जो कैंडल है बर्न करता है जब, उसमें दोनों की दोनों प्रोसेस होती है, फिजिकल भी और केमिकल भी, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों टाइप के चेंज देखने को मिलते हैं। Noah scientist, the candle you just observed has long been an object of curiosity for several scientists included Michael Faraday, कि जिस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया कैंडल की बर्न होने की, है ना, तो ऐसे एक जो हमारे एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, वो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सेवरल एरियाज ऑफ साइंस, इन्होंने साइंस के फील्ड में अपना बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। इन द 19th सेंचुरी में फेराडे ने डिलीवर किया अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉल्ड केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल। फेराडे का क्या कहना था कि जो कैंडल वाज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी, कि कैंडल मतलब अच्छी चीज है अगर आप क्या है, कोई भी अपनी क्या है, साइंटिफिक स्टडी को करते हैं। थ्रो it, he discussed differences between various physical and chemical processes like, और इसी के साथ उसने क्या डिस्कस किया था, डिफरेंस किया था फिजिकल केमिकल प्रोसेस, मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड कंबंशन, इन सब के बीच में इनको इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में इन्हें डिस्कस किया था। अब हम करेंगे कि जो ये चेंजेस होते हैं ये कैसे होते हैं, क्या ये चेंजेस परमानेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है, या थोड़े टाइम के लिए है। Once something has undergone a change, can we get it back in its original form? कि जब भी कोई भी चेंज होता है तो क्या वो दोबारा से अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाता है, ऐसा होता है या नहीं होता। तो लेटेस्ट थिंग, इसको हम देखते हैं, कुछ चेंजेस लेंगे, देन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन हुई है। थिंक अगेन अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड और टॉक अबाउट सो फार, सभी चेंजेस को देखते हैं जो भी हमने अब तक डिस्कस किए हैं। इन विच ऑफ दिस कैन बी गेट बैक द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विद, कि इनमें से कौन से चेंजेस हैं जिनको हम बैक दोबारा से गेन कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.2, 5 पॉइंट टेबल में देखते हैं हम, कैन चेंजेस में रिवर्स, क्या हम चेंजेस को उल्टा कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट चेंज है मेल्टिंग आइस क्यूब, आइस क्यूब लिया वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होके वो क्या बन गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया।
फिर वाटर को आप दोबारा से आइस क्यूब बना सकते हो, बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा यस, वी कैन रिवर्स। चॉपिंग वेजिटेबल, आपने वेजिटेबल को चॉप कर लिया, कट कर लिया है, ठीक है, तो क्या दोबारा से आप उन चॉपिंग वेजिटेबल को पहले की फॉर्म में ला सकते हो? नहीं ला सकते, तो नो। बॉइलिंग वाटर, आपने वाटर को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद क्या हुआ, ठीक है, अगर आप उसको कूल कर दे तो पहली वाली फॉर्म में ला सकते हैं, यस ला सकते हैं। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, आपने कॉर्न से, मक्की के दानों से पॉपकॉर्न बनाया, क्या आप दोबारा से उस पॉपकॉर्न को मक्की के दानों में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये होगा आपका नो, ठीक है। या जैसे आप ले सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन ले सकते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, लोहे को जंग लग चुका है, अब दोबारा से आप उसको पहले वाली ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, है ना। या बोल सकते हैं कि बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, जब आप क्या है पेपर को बर्न करते हैं, पेपर बर्न होगा, बर्न होने के बाद वो क्या हो जाता है, वो तो राख बन जाती है बिल्कुल, है ना, तो आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, बट कुछ है जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। Returning to the original object or substance with which we started shows that the changes we brought can be reversed. कि जिनको हम उनके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं जैसे कि वो पहले था, तो उसको हम क्या है रिवर्स कर सकते हैं। जैसे व्हेन आइस मेल्ट, अब आपने देखा बर्फ मेल्ट हुई, ठीक है, बर्फ आपने बाहर रखी, वो मेल्ट होगी, मेल्ट होके वो पानी बन गया, फिर आपने इसको रीफ्रोजन, अगर आप उसको दोबारा फ्रीज में रख दें, फ्रीज में रख के वो क्या होगा, पानी, वो दोबारा से आपका क्या है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही पानी जब वेपोरेट होता है, ठीक है, वेपोरेट होके वो वेपर बना, बनने के बाद क्या हुआ, जब वो कंडेंस होता है तो दोबारा से वो क्या है कि वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऐसे ही कुछ चेंजेस है जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, कुछ चेंजेस हैं जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। Since we cannot get the original object or substance back after the change, और कुछ ऐसे हैं जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हैं उनको हम उनकी उसी फॉर्म में वापस गेन नहीं कर सकते हैं। जैसे चॉप्ड वेजिटेबल, अब आपने वेजिटेबल को चॉप कर दिया है, कि आप दोबारा से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? देखो मान के चलो कि मैंने आलू कट कर दिया है, ठीक है, छील के इसको कट कर दिया है, तो देखो पहले आलू कैसा था, अब उसका साइज, अब मैंने इसको कट कर दिया, उसका साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, है ना, तो मैं दोबारा से इसको कटे हुए आलू को दोबारा से उसी एक आलू की फॉर्म में नहीं ला सकती। एंड मेकिंग पॉपकॉर्न कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और जो पॉपकॉर्न आपने बनाए थे उसको दोबारा से आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड इनटू दस दैट कैन बी रिवर्स एंड दूस कैन नॉट बी रिवर्स। इस तरीके से जो भी चेंजेस हैं हमारे पास उनको हम अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, किसमें, रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल, क्या जो भी चेंजेस है वो डिजायरेबल है, हम चाहते हैं वो सारी चेंजेस हो, ठीक है। मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली की लाइफ में बहुत सी चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कि दूध से दही का बनना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, कटिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का कटना, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना, ऑल दीज आर डिजायरेबल, ये सब डिजायरेबल है क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, है ना। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिजायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस, क्या आप कुछ और चेंजेस बता सकते हैं जो आपके आसपास होते हैं? हाँ, हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे वाटर से आइस बनाना है, तो मैं इसको फ्रीज में रख के उसको आइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसा। तो ऐसे ही जैसे कुछ डिजायरेबल चेंजेस हैं, ऐसे ही कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस भी होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस में बी अनडिजायरेबल, कुछ चेंजेस अनडिजायरेबल भी होते हैं, सच एज द रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि लोहे को जंग लगना, और द डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट स्टोरेज, कि जब हम फूड की स्टोरेज करते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो फूड क्या होता है, कई बार डिके हो जाता है, कई बार है ना खराब सा हो जाता है। अब हम तो नहीं चाहते थे कि जो हमने फूड मटेरियल रखा था वो खराब हो जाए,
ये जो हमारा आयरन था उसको रस्ट हो जाए, है ना, उसको जंग लग जाए। तो अ चेंज दैट इज अनडिजायरेबल, वो चेंज जो अनडिजायरेबल होता है इन सम सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस में मे बी डिजायरेबल इन अदर सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में वो डिजायरेबल भी हो सकता है जो हम चाहते हैं, और कुछ में अनडिजायरेबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, decomposition of food can be very useful in converting food waste into compost। अब देखो, जब हमारे फूड का डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेस्ट फूड था उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, कंपोस्ट में कन्वर्ट करके सॉइल की फर्टिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, जो कि आगे हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। Some changes occurring over the years due to human activity can have a long term environmental impact। कुछ चेंजेस हैं जो लास्ट ईयर्स में हुई हैं, जैसे, है ना, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जैसे इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स इन कार। अब आपको पता है कि हम आज के टाइम में फ्यूल का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इनका हम मतलब हम फ्यूल्स का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ड्राइंग ऑफ पेंट्स ऑन वॉल्स, डोर हो गया, फर्नीचर हो गया, रिलीजेस मैनी सब्सटेंसेस थ्रू वेपोरेशन। जब ये क्या है कि ये सब्सटेंसेस से क्या है, जब वेपोरेशन होती है तो कोजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन का भी रीजन है ना। सम स्लो नेचुरल चेंजेस। अब देखिए, कुछ चेंजेस तो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं, है ना। तो इन्हीं में एक चेंज है हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, के आपने सैंड, रेत का, मिट्टी का ढेर देखा है, एंड स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ माउंटेन, माउंटेन के बेस पे आपने, ठीक है, कि आपने देखा कि वहाँ पे ऐसे सैंड या सोइल या स्टोन के पीस पड़े होते हैं। दीज आर कार सेडिमेंट्स, इन्हें हम सेडिमेंट्स कहेंगे। हाउ हैव दीज फॉर्म, ये आपको कैसे मिले हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंजेस, ये देखो कहीं ना कहीं फिजिकल चेंजेस की वजह से हुआ है। कैसे बने हैं ये? दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, देखो बड़े बड़े से ये रॉक्स है, ठीक है, जब ये बड़ी बड़ी रॉक्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये ब्रेक कैसे होते हैं, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। कई बार आप देखो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज, जो भी रूट्स हैं, है ना, उनके ट्रीज वो ग्रो कर रही है। और इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का फ्रीज होना विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स, ठीक है, मतलब ये इतने सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ये चेंजेस है, जिसकी वजह से रॉक है, जो हमारी चट्टाने हैं, इनके अंदर क्रैक आ जाता है, एंड कोज देम टू ब्रेक। और जब अगर उनमें क्या होगा, जब उसमें क्रैक आ जाता है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक होना शुरू कर देगा। वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक। अब देखो, जो भी वाटर या केमिकल जो भी प्रेजेंट है आपका वाटर में, वो रिएक्ट कर जाता है रॉक से, एंड कोज केमिकल चेंज, है ना, केमिकल कहीं ना कहीं रिएक्ट करके केमिकल चेंज लाएगा इन देयर कंपोजिशन। एन एग्जाम्पल ऑफ सच केमिकल चेंज इज शोन इन फिगर 5.10 बी। तो ऐसा एक चेंज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हियर एन ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड बसाल्ट विच कंटेन्स आयरन, ये जो दिखाई दिया यहाँ पे, है ना, इसमें आयरन है, हैज केमिकली चेंज, ठीक है, केमिकली चेंज की वजह से इसका रेड कलर की लेयर आ गई यहाँ पे, है ना, जैसे हमने उसमें देखा है ना, जैसे लोहे को जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने रीड किया था, तो वैसे ही आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे लेयर आ गई है, ठीक है। द रेड कलर इज द रिजल्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड। अब ये रेड कलर क्यों है? आयरन ऑक्साइड की वजह से है। व्हेन द रॉक सरफेस वाज एक्सपोज, अब देखो ऐसा क्यों हुआ है, ये नहीं है कि हाँ ये रॉक यहाँ पे थी तो हाँ एक दो महीने बाद ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होती है, ठीक है, तो बहुत ही लॉन्ग टाइम लगता है इसको टू वाटर और एयर कंटेनिंग वाटर वेपर, कि जब ये रॉक थे, ये रॉक कहीं ना कहीं एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आया होगा काफ़ी लंबे टाइम तक। दिस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, और जब इस तरह की फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं,
इन रॉक्स में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और जिसकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आगे जाके जब ये रॉक्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है, ये सॉइल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है, इरोजन। इरोजन हम किसे कह देते हैं, इरोजन का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि जो सोइल होती है, सोइल है ना, जो जब मान के चलो आप बोल सकते हो कि तेज बारिश तूफान वगैरह की वजह से जो सोइल की अपर लेयर बह जाती है, वॉश हो जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं, इरोजन कहेंगे। हैव यू नोटिस्ड फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स, कि क्या आपने नोटिस किया है कि रेत इकट्ठा हो जाता है नदी के किनारों पे या लेक वगैरह पे। दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक पिबल्स, soil and sediments are broken down and move from one location to another by natural forces like wind and flowing water। कि क्या होता है कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, नेचुरल फोर्सेस, मतलब मान लो तेज तूफान आ गया या बारिश हुई बहुत तेज, है ना, तो वो क्या करते हैं कि सोइल हो गया, ये जो भी सेडिमेंट्स वगैरह, इनको क्या करते हैं, इनको बहा के ले जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजियन। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये भी आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है जब लैंडस्लाइड होती है। रिवर रॉक्स एंड पीबल्स often appear smoother due to the constant erosion caused by the flowing water। कि जो आपका रिवर रॉक है और जो भी पिबल्स होते हैं, ये आपको ना दिखाई देते हैं काफी स्मूथ से, है ना, कब दिखाई देते हैं, जब इरोजन होता है। और किसकी वजह से होता है, बाय फ्लोइंग वाटर, पानी के बहाव की वजह से। when the speed of the water or wind decreases, अगर पानी की स्पीड और हवा की स्पीड क्या है, कम हो जाए, तो सच एज इन एन ओशियन और अ लेक, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ओशियन है और लेक है, द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग इरोजियन सेटल्स डाउन एट द बॉटम। तो क्या होता है उस टाइम पे कि जो मटेरियल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इरोजन के दौरान वो बॉटम नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम एंड बिकम न्यू रॉक। और क्या होता है कि देखो, जब ये नीचे सेटल हो जाते हैं, तो काफ़ी टाइम के साथ क्या होता है कि अब ये हार्ड होते रहते हैं, और जिसकी वजह से न्यू रॉक की फॉर्मेशन होती है, नई नई चट्टान बनने शुरू होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस, मोस्टली जो ये चेंजेस हैं, टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि हाँ कि 1-2 महीने में या 1-2 साल में हो जाएगा, इनको हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है? और इसलिए हम इन्हें हम रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो स्लो प्रोसेस है इसमें। तो ये था हमारा चैप्टर, अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो सेकंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट पार्ट नहीं समझ आएगा तो सेकंड में भी आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, है ना? तो बेसिक आपका वहीं से ही है ना स्टार्ट, तो वो आपको क्लियर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।